आप एक रोबोट नहीं हैं, इंसान हैं और इसलिए आपसे गलतियां होना आम बात है। वेल्थ इकट्ठा करने के लिए आपको एक हाई इनकम की जरूरत नहीं है। अमीर बनने के लिए हमेशा सही होना जरूरी नहीं है। तब आप लाइफ में कई बार फेल होकर भी अमीर बन सकते हैं। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए अवार्ड विनिंग ऑथर मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूं। मॉर्गन हाउसल के द्वारा अमीर बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का आपके स्मार्ट होने या आपके हार्ड वर्क से बहुत ही कम लेना देना है। बजाय इसके आपका अमीर बनना इस बात पर ज्यादा डिपेंड करता है कि पैसे को लेकर आप कैसे बिहेव करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन में जीनियस हैं और फाइनेंस के फील्ड में आपकी नॉलेज जबरदस्त है, लेकिन अगर आपके पास बिहेवियर स्किल्स नहीं है तो ये आपके लिए एक फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हो सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्ट स्किल है और इस सॉफ्ट स्किल को ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। हमारे चैनल पर कुछ ही वीडियोस पर कंप्लीट बुक समरीज की बजाय सभी वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर समरीज के मिलेंगे, ताकि इस बुक में बताई गई कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो पाए। इसी कारण से कुछ वीडियोस 2 या 3 पार्ट्स में या थोड़े लंबे होते हैं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हम में से हर कोई लाइफ के एक छोटे से पार्ट को ही एक्सपीरियंस कर पाता है। इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही हम ये सोचते हैं कि हमें पता है कि ये दुनिया किस तरह से काम करती है। लेकिन असल बात तो ये है कि हम अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे सरकमस्टांसेस, हमारी कंडीशनिंग और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है, रिस्क और रिवॉर्ड को लेकर उसकी सोच उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जो अमीरी में बड़ा हुआ है। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 साल के डेटा को लेकर ये देखने के लिए एक स्टडी किया कि लोग किस बेसिस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान के रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसके एजुकेशन या इंटेलिजेंस पर। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन बिल्कुल अलग होता है, जो पूरी तरह से उसके सरकमस्टांसेस और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। लोग पैसे को लेकर कोई भी डिसीजन उस वक्त अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही लेते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सक्सेस में लक का एक बहुत बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफी हद तक इफेक्ट भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, सन 1968 में अमेरिका का एक लेक साइड स्कूल दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां $3000 का एक कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनमें से सिर्फ 300 बच्चे ही लेक साइड स्कूल में पढ़ रहे थे। बिल गेट्स उन्हीं में से एक थे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल नहीं गए होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स के साथ ही लेक साइड स्कूल में केंट इवांस नाम का एक लड़का था, जो कि बिल गेट्स का बहुत अच्छा दोस्त था और बिल गेट्स की तरह ही बहुत ही अच्छा कंप्यूटर स्टूडेंट भी था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी या उससे बड़ी कंपनी बना सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश माउंटेनरिंग के दौरान एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये एक बैड लक का एग्जाम्पल है, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे किसी बच्चे का माउंटेनरिंग के दौरान मारे जाने की पॉसिबिलिटी करोड़ों में से एक थी। इसी तरह आपका कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है कि उसके पीछे का रीजन आप नहीं बल्कि आपका लक हो। चैप्टर 3, नेवर एनफ। कर्ट वॉनगट और जोसेफ हेलर दोनों ही अमेरिकन राइटर थे। एक बार वो दोनों किसी बिलियनियर पार्टी में गए। वहां कर्ट ने जोसेफ से कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपनी वर्ल्ड फेमस नॉवल से भी आज तक नहीं कमा पाए हैं। ये सुनकर जोसेफ ने कहा कि हाँ, ये सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वो है एनफ, यानी बहुत। इंसानी दिमाग की एक प्रवृत्ति है कि ये हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है, चाहे हमारे पास जितना भी हो,
लेकिन हम हमेशा दूसरों को देखकर खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। एनफ का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ मुश्किलों में बिताएं, बल्कि यहाँ एनफ का मतलब ये है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा आपके लिए एनफ होगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहें। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड, लव, हैप्पीनेस वगैरह, जिन्हें ताक पर रखकर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागते रहना मूर्खता है। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे भी फिर से इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसमें आपको प्रिंसिपल के साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जब ये बुक लिखी गई थी तब वॉरेन बफे की टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर थी, जिसमें से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65वें बर्थडे के बाद आए थे। बफे ने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। क्या होता अगर बफे 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू करते, तो क्या उन्हें सेम रिटर्न मिलता? अगर वे 10 की जगह 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू करते तो इनकी टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर की जगह सिर्फ 11.9 मिलियन डॉलर होती। कंपाउंडिंग के लिए टाइम की जरूरत होती है। बफेट इसलिए सक्सेसफुल नहीं थे कि वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम के लिए एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बने रहने के लिए थोड़ा सा पागलपन और किफायती होना जरूरी है। जेसी लिवरमोर अमेरिका के एक ट्रेडर थे। 1929 के आए ग्रेट डिप्रेशन के समय जब पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे थे, तब ऐसे कठिन समय में लिवरमोर ने 3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे कमाए। इसके बाद भी वे बड़े से बड़े दाव लगाते रहे, लेकिन बदकिस्मती से 4 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी और खुद अपनी जान ले ली। लिवरमोर की तरह ही बहुत सारे लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन इन पैसों को संजोकर नहीं रख पाते। पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने, ऑप्टिमिस्टिक रहने और अपनी कोशिशों पर बिलीव करने की जरूरत होती है। वहीं पैसे बचाने के लिए जोखिम से बचने, किफायती बनने और इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है कि आपकी सक्सेस में लक का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ किफायती होने का मतलब ये नहीं है कि आप कंगालों की तरह रहें। इसका मतलब बस इतना सा है कि आप बिना वजह के अपने पैसे खर्च ना करें और दिखावे में ना पड़ें। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का आपके रिटर्न्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये जानना लगभग इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे समय में सबसे अच्छा रिटर्न देगा। कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की जरूरत है, यानी कि फेलुअर भी सक्सेस का ही एक हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पर वॉल्ट डिज्नी के शुरुआती दिन बहुत ही मुश्किल थे। सन 1930 तक डिज्नी ने लगभग 400 से ज्यादा कार्टून बनाए, लेकिन उनमें से कोई भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और इसकी वजह से डिज्नी का पहला स्टूडियो बैंकरप्ट हो गया। लेकिन ये सब कुछ बदल गया जब डिज्नी ने स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्स को रिलीज किया। स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्स की वजह से डिज्नी ने बस 6 महीने में 8 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमाई की, जो कंपनी की अब तक की कुल कमाई से भी अधिक थी। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, तब आप लाइफ में कई बार फेल होकर भी अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 7, फ्रीडम। वेल्थ की सबसे अच्छी फॉर्म वो है जिसमें आप जो करना चाहें वो कर सकें। एंगस कैम्पबेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये जानने के लिए एक रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज है जो लोगों को असली खुशी देती है। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि यूं तो हर कोई अलग अलग चीजें चाहता है, लेकिन एक चीज थी जो ज्यादातर लोगों में कॉमन थी। वो है अपनी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल। खुश रहने के लिए अपनी लाइफ के ऊपर खुद का कंट्रोल होना अच्छी सैलरी, बड़ा घर और एक प्रेस्टिजियस जॉब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफरत करते हैं। लेकिन जब आप अपना मनपसंद काम भी एक ऐसे शेड्यूल या एनवायरनमेंट में करते हैं जिस पर आपका कंट्रोल हो, तब भी आप उस काम से नफरत करने लगेंगे। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट कार्ल पेल्मर ने हजारों अमेरिकी बुजुर्गों का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कौन से सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। उनमें से लगभग सभी ने हार्डवर्क करने या ज्यादा पैसे कमाने की बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे दोस्त बनाने, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स।
जब आप किसी को कोई अच्छी सी कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि वाह, इस गाड़ी का ओनर कितना कूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। यहाँ मुश्किल ये है कि आपको ये लगता है कि अगर आपके पास अच्छी और महंगी चीजें होंगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, जबकि अगर आप दूसरों की जगह पर खुद को रखकर देखें तो आप खुद ओनर की तारीफ नहीं करेंगे। हम इंसानों की ऐसी सोच होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे और हमें ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन दूसरे लोग आपकी अमीरी के बेसिस पर आपको पसंद नहीं करते, बल्कि वो आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि अगर वो भी आपके जैसे अमीर होते तो लोग उनकी भी तारीफ करते और उन्हें ज्यादा पसंद करते। आपको जैसा लगता है पैसा आपको वो रिस्पेक्ट या तारीफ नहीं दिला सकता। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, काइंडनेस और एम्पथी ऐसी चीजें हैं जो वेल्थ के मुकाबले लोगों की नजरों में आपको ज्यादा पसंदीदा और रिस्पेक्टेड बनाती हैं। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ज्यादातर लोग जो महंगे फैंसी कार चलाते हैं वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते हैं। वे अपना ज्यादातर पैसा अपनी महंगी कार के ऊपर खर्च कर देते हैं, ये बताने की बजाय कि ऐसे लोगों को पैसे की समझ है। एक महंगी कार ये बताती है कि ऐसे लोगों को पैसे की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है। हम इंसान अक्सर बाहरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लोगों को जज करते हैं, जैसे कि कोई कौन सी गाड़ी चलाता है, कैसे घर में रहता है, किस तरह के कपड़े पहनता है। लेकिन वास्तव में असली वेल्थ अदृश्य या अनसीएबल होती है। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीजों में नहीं बदला जाता। रिच होना बस आपकी करंट इनकम को दर्शाता है, वहीं वेल्दी होने का मतलब है कि आपकी करंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, ताकि बाद में आप बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सकें। रिच होने का मतलब ये नहीं है कि आप वेल्दी हैं। अमीर दिखने की इच्छा के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे रिच रोल मॉडल्स को ढूंढना काफी आसान है, वे आसानी से दिख जाते हैं। वहीं एक वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। चैप्टर 10, सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ इकट्ठा करने के लिए आपको एक हाई इनकम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको हाई सेविंग्स की जरूरत है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपकी इच्छा और जरूरत के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी सेविंग्स आपके ईगो और आपकी इनकम के बीच का एक गैप है। आपकी सेविंग्स बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी ह्यूमिलिटी यानी अपनी विनम्रता बढ़ाना है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो आप कम खर्चा करेंगे, और आप अपनी इच्छाएं तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पैसा बचाने के लिए आपको किसी रीजन की जरूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग करना लॉन्ग रन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, जिसका मतलब है कि आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या कोई नया स्किल सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल। आप एक रोबोट नहीं हैं, इंसान हैं, और इसलिए आपसे गलतियां होना आम बात है। आप पूरी तरह से रैशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते। आपको रैशनल से ज्यादा रीजनेबल होने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये ज्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग रन में आपके अमीर बनने के चांसेस को भी बढ़ाता है। होम बायस फिनोमिनन के अनुसार ज्यादातर लोग अपनी कंट्री की कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि फेमिलियर कंपनीज के बारे में आपको पूरी जानकारी होती है और ऐसा करना पूरी तरह से रीजनेबल भी होता है। चैप्टर 12, सरप्राइज। हिस्ट्री पास्ट में हुए सरप्राइजिंग इवेंट्स की एक स्टडी है, लेकिन दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट इसे फ्यूचर के लिए एक गाइड के रूप में देखते हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को फ्यूचर के मैप के रूप में नहीं देख सकते हैं। इन्वेस्टिंग कोई हार्ड साइंस नहीं है, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट में जैसा हुआ हो फ्यूचर में भी वैसा ही हो। ये एक ऐसी फील्ड है जहां बहुत सारे लोग लिमिटेड इंफॉर्मेशन के कारण अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब अगर हम स्टॉक मार्केट के रिसेशन की हिस्ट्री को देखें तो सन 1800 के दौरान हर 2 साल में रिसेशन आता था। 20वीं सदी के शुरुआत में ये गैप बढ़कर 5 साल हो गया। वहीं पिछले 50 सालों का डेटा देखें तो ये गैप करीबन 8 साल का है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये गैप और ज्यादा या कम हो जाए, इसलिए आप रिसेशन की हिस्ट्री को देखकर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला रिसेशन कब आएगा। इसलिए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेते वक्त कभी भी आंखें बंद करके पास्ट में हुए इवेंट्स को देखकर अपने फ्यूचर के प्रिडिक्शंस ना करें। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर।
किसी भी चीज की बिल्कुल परफेक्टली फोरकास्टिंग करना या पूर्वानुमान लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। अक्सर एक मार्जिन ऑफ एरर रखने से फोरकास्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग एक उचित रूम ऑफ एरर रखने में कुछ खास अच्छे नहीं होते। इसके कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम एक सही रूम फॉर एरर्स रखने में असफल होते रहते हैं। पहला, आमतौर पर इंसानी दिमाग उन लोगों या चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो उन्हें पूरी सर्टेनिटी देते हैं। हम लोग आमतौर पर रूम फॉर एरर पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय उन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो पूरे विश्वास के साथ इस तरह की चीजें कहते हैं कि इस हफ्ते ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर ये कैंडिडेट इलेक्शन हार जाएगा। दूसरा, हम लोग अक्सर दूसरों की लाइफ में रूम फॉर एरर देखने में सफल रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में रूम फॉर एरर नहीं देख पाते हैं। एक हार्वर्ड साइकोलॉजी स्टडी के मुताबिक जब हम दूसरों के घरों के रेनोवेशन को देखते हैं तो वो हमेशा सोचते हैं इन्होंने अपने बजट से 25-50% तक अधिक खर्च किया होगा। लेकिन जब हम अपने घर के रेनोवेशन का एस्टीमेट लगाते हैं तो हमें लगता है कि हमने सारा काम अपने बजट में किया। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो कुछ सवालों के जवाब आपके मन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जैसे कि अगर मार्केट 30% नीचे जाता है तो आप अपने स्टॉक सेल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर एक एवरेज स्टॉक मार्केट नॉर्मल सिनारियो से 2% कम रिटर्न देता है तो क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए एनफ सेविंग कर रहे हैं। इन रिस्क को दूर करने के लिए अपने फ्यूचर रिटर्न्स को लेकर हमेशा एक रूम ऑफ एरर रखें। जैसे कि इस बुक के राइटर मॉर्गन हाउसेल हमेशा से एज्यूम करते हैं कि मार्केट रिटर्न एवरेज के मुकाबले 1/3 रहेगा और इस सोच के साथ वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। चैप्टर 14, यू विल चेंज। अपने फ्यूचर गोल को इमेजिन करना आसान है, लेकिन इंसानी दिमाग इसे रियलिस्टिक स्ट्रेसेस और चैलेंजेस के साथ भी ठीक से नहीं समझ सकता। एग्जाम्पल के तौर पर फेडरल रिजर्व के अनुसार 27% कॉलेज ग्रेजुएट ही अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब्स करते हैं। एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहा जाता है, जिसके अनुसार लोग आमतौर पर इस बात से तो अवेयर रहते हैं कि पास से लेकर अब तक वो कितना बदल चुके हैं, लेकिन वो इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में वो कितना बदल जाएंगे। आप कितना बदल सकते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, कभी भी लो इनकम के साथ खुश रहने की प्लानिंग ना करें और ना ही लगातार घंटों तक काम करने की प्लानिंग करें। दूसरा, इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। दरअसल हमारी रियलिटी टाइम के साथ बदलती रहती है, इसलिए हमें भी अपने गोल्स तथा स्ट्रेटजीज को सिचुएशन के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। ज्यादातर चीजें थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल में ज्यादा हार्ड होती हैं। हम इंसानों में ओवर कॉन्फिडेंस की एक टेंडेंसी होती है और आमतौर पर हम किसी चीज के पीछे लगने वाले एफर्ट्स और कॉस्ट को नहीं देख पाते। हर काम बाहर से बहुत आसान लगता है क्योंकि किसी काम में आने वाले चैलेंजेस को वही फेस करता है जो एक्चुअल में उस काम को करता है। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आपका पैसा ही नहीं लगता, बल्कि उसमें वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी और रिग्रेट भी शामिल होते हैं। अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए आपको वॉलेटिलिटी की कीमत चुकानी होती है। अगर आप ये कीमत नहीं चुकाते तो आपको अपनी उम्मीद से काफी कम रिटर्न मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट में कई सारे साइकोलॉजिकल फीस होते हैं। इन्हें आप एक फी की तरह देखें, ना कि फाइन की तरह। फाइन्स आमतौर पर अननेसेसरी और अनजस्टिफाइबल यानी अनुचित हो सकते हैं, लेकिन फीस हमेशा नेसेसरी और जस्टिफाइबल यानी उचित होती है। वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और फियर एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडमिशन फीस है। चैप्टर 16, यू एंड मी। हम लोग आमतौर पर काफी सारे डिसीजंस दूसरों को देकर लेते हैं, जिनमें फाइनेंशियल डिसीजंस भी शामिल हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कोई अपना अलग अलग गेम खेलता है। इसलिए कभी भी अपने से अलग गेम खेल रहे किसी व्यक्ति को खुद से कंपेयर ना करें। हर इन्वेस्टर का गोल और इन्वेस्टिंग पीरियड अलग होता है। जैसे कि आप गूगल के शेयर के लिए कितने पैसे देंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे ऐसी कीमत पर खरीदना चाहेंगे जिससे आप उसी दिन मुनाफा कमा सकें। अगर आप इसे 1 साल बाद बेचना चाहते हैं तो आप मार्केट को एनालाइज करके इसे एक सही कीमत पर खरीदना चाहेंगे। और अगर आप इसे 30 साल के लिए रखना चाहते हैं तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि क्या इसकी करंट प्राइस पर इसे खरीदना ठीक होगा और क्या 30 साल बाद ये आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक रिटर्न दे पाएगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें,
क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आमतौर पर हम लोग पेसिमिज्म यानी निराशावाद पर ऑप्टिमिज्म से ज्यादा ध्यान देते हैं। ऑप्टिमिज्म को आमतौर पर इस तरह से देखा जाता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बस कहने की बात है। एक्चुअल में ऑप्टिमिज्म एक बिलीफ है, जिसका मतलब है कि भले ही रास्ते में कई रुकावटें हों, लेकिन ऑड्स यानी कि विपरीत परिस्थितियां लॉन्ग रन में आपके फेवर में होंगी। हम लोग अक्सर ऑप्टिमिज्म पर इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ऑप्टिमिज्म के मुकाबले पेसिमिज्म कई रीजन से आसान है। पहला, हम ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम किसी खतरे में हैं, बजाय इसके कि हम सेफ हैं। दूसरा, आजकल का मीडिया ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव खबरों की बजाय पेसिमिस्टिक या नेगेटिव खबरों को ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोग ऐसी खबरों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तीसरा, आमतौर पर किसी भी चीज का प्रोग्रेस धीमा होता है, लेकिन वहीं डिस्ट्रक्शन या फेलियर बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्रेस को अनदेखा कर देते हैं, जबकि हाल ही में हुए किसी नेगेटिव इवेंट की ओर ज्यादा अटेंशन देते हैं। इसकी वजह से शॉर्ट टर्म का पेसिमिज्म लॉन्ग टर्म के ऑप्टिमिज्म पर भारी पड़ जाता है। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। स्टोरीज या कहानियां स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होती हैं। मॉर्गन हाउसल यूएस का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि सन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले तथा बाद में अमेरिका में बहुत ही कम बदलाव दिखाई दिया, बल्कि सन 2009 तक काफी चीजें पहले से बेहतर हो गईं, जैसे कि हेल्थ केयर और मेडिसिन में काफी इम्प्रूवमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर हो गई और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया। लेकिन जब मॉर्गन ने आंकड़ों को देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सन 2007 से 2009 के बीच अमेरिका की इकोनॉमी को $16 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सन 2007 तक लोगों का मानना था कि हाउसिंग प्राइसेस और बढ़ेंगे तथा बैंकर्स और फाइनेंशियल मार्केट सभी स्टेबल और एक्यूरेट हैं। लेकिन सन 2009 तक लोगों का इस कहानी के ऊपर से विश्वास उठ गया और ये इकलौती ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा बदल चुकी थी और यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती थी। हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड की दुनिया किसी भी और चीजों के मुकाबले स्टोरीज पर ज्यादा डिपेंड करती है। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। ये चैप्टर एक तरह से पूरे बुक की समरी है और इसमें कुछ एक्शनेबल आइडियाज के बारे में बताया गया है ताकि हम एक अच्छी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। पहला, जब लाइफ में आपके साथ अच्छी चीजें हो रही हों तब ह्यूमिलिटी को फॉलो करें और जब चीजें गलत हो रही हो तो फॉरगिवनेस और कंपैशन को फॉलो करें। दूसरा, कम ईगो का मतलब है ज्यादा वेल्थ। सेविंग करना एक तरह से आपकी इनकम और ईगो के बीच का एक गैप है। तीसरा, अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करें कि आप रात को बिना किसी फिक्र के आराम से सो सकें। चौथा, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम को बढ़ाइए, क्योंकि टाइम ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। पांचवा, गलतियां करने से ना घबराएं, क्योंकि आप आधे टाइम गलतियां करके भी वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं। छठा, सेव करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक रीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए सेविंग जरूर करें क्योंकि ये आपको फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम देता है। सातवां, अपने पैसों का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल करने के लिए करें, क्योंकि अपने टाइम का पूरा कंट्रोल होना एक खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आठवां, दूसरों के दिखावे में ना पड़ें, बल्कि एक वेल्दी इंसान बनने पर ध्यान लगाएं। नौवां, फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस चीज में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है या फिर वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर बना ये वीडियो समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।